गांव का नाम था हरिहरपुर। जनवरी की शुरुआत थी। ठंड अपने पूरे जोर पर थी। ऐसी ठंड की रात को सांस से धुआं निकल जाए और हाथ जेब में डालने के बाद भी कांपते रहें। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रोज शाम को कुछ लोग आग जलाकर बैठा करते थे। आज भी वही हाल था। कोई हाथ सेक रहा था, कोई बीते साल को कोस रहा था। भई, इस ठंड में तो लगता है भगवान ने अमीरों को रजाई दी और गरीबों को सिर्फ ठंड। सब हंस पड़े, लेकिन हंसी में दर्द साफ छलक रहा था। उसी आग के पास बैठा था शिवन, गांव का सबसे गरीब मजदूर। दिन भर ईंट ढोता, रात को फटे कंबल में सोता। उसका घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टपकती थी। पत्नी कुसुम और 6 साल की बेटी गुड़िया, बस यही उसकी दुनिया थी। रात करीब 10 बजे हवा और तेज हो गई। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, कोई है क्या? सब चौंके। धुंध के बीच से एक औरत दिखाई दी, कांपते हाथ, भीगे कपड़े। मेरे घर की छत गिर गई है, बच्चा ठंड से रो रहा है। कुछ लोग चुप रहे। कोई बोला, अरे अभी कौन जाएगा भाई, खुद की जान बची नहीं है। शिवन उठा, चलो काकी, मैं चलता हूँ। किसी ने कहा, अरे शिवन, तेरे पास खुद क्या है? शिवन बस मुस्कुरा रहा। मजबूरी सबकी है, पर इंसानियत थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। वो औरत को लेकर उसके घर पहुंचा। छत आधी गिर चुकी थी। एक छोटा बच्चा ठंड से नीला पड़ा था। शिवन ने बिना सोचे अपना कंबल बच्चे को उड़ा दिया। अब ठीक रहेगा। रात भर शिवन वहीं बैठा रहा, ठंड से कांपता हुआ, लेकिन दिल गर्म था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि शिवन ने अपनी ठंड छोड़कर किसी और की ठंड मिटा दी। कुछ दिन बीते। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया, ठंड राहत योजना का निरीक्षण करने। उसी औरत ने आगे बढ़कर कहा, साहब, अगर किसी को घर मिलना चाहिए तो शिवन को। अधिकारी चौंक गया। पूरी कहानी सुनी, फिर शिवन को बुलाया। तुमने ऐसा क्यों किया? शिवन बोला, साहब, ठंड तो हर साल आती है, लेकिन अगर इंसानियत मर जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। अधिकारी की आंखें भर आईं। कुछ हफ्तों बाद शिवन के घर के सामने नई ईंटें रखी थीं। सरकार ने उसे पक्का घर दे दिया था। गांव वाले हैरान थे। जो कल तक उसे नीची नजर से देखते थे, आज सलाम कर रहे थे। कुसुम की आंखों में आंसू थे। देखा शिवन, मजबूरी में किया गया अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। शिवन ने आसमान की तरफ देखा। नया साल तारीख से नहीं, इंसान बनने से आता है। कहानी का संदेश, जो इंसान मजबूरी में भी किसी और का सहारा बन जाए, उसका हर साल नया होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साल की आखिरी सुबह थी। गांव के एक सादे से घर में शांति देवी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रसोई में उनकी बहू पायल मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। पायल बोली, माँ जी, ठंड बहुत है, आप बैठ जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। शांति देवी बोली, नया साल आने वाला है बहू, काम भी साथ करेंगे और खुशियां भी। पायल की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वो शहर से गांव आई थी। यहाँ का रहन सहन, बिजली पानी की परेशानी, सब उसके लिए नया था। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस के घर में सरला देवी अपनी बहू रिया को आवाज दे रही थी, नया साल है, मेहमान आएंगे, आज सारा काम तुम्हें ही करना होगा। रिया बिना कुछ कहे काम में जुट गई, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। शाम होते होते गांव में हल्की हल्की रोशनी सज गई। हर घर में 2026 के स्वागत की तैयारी थी। पायल अपनी सास के साथ मिलकर खीर और गुड़ के लड्डू बना रही थी। दोनों हंसते हंसते बातें कर रही थी। ये सब रिया छत से देख रही थी। वो मन ही मन बोली, काश मेरी सास भी ऐसी होती। रात 12 बजे गांव के मंदिर की घंटी बजी। साल 2026 आ चुका था। अचानक रिया की तबीयत बिगड़ गई। चक्कर खाकर वो बैठ गई। सरला देवी घबरा गई। पड़ोसियों को बुलाया गया। शांति देवी और पायल तुरंत पहुंची। पायल ने रिया को पानी पिलाया और शांति देवी ने कहा, बहू को। ये कहानी है सूर्यनगर राज्य की, जहाँ के राजा रुद्रदेव न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उसी राज्य के कोने में बसे एक गांव में रहता था अर्जुन, एक कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। अर्जुन के परिवार में बस उसकी बीमार माँ गोमती थी। शुरुआत, संघर्ष और ताने। माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। बेटा, आज पोथी औषधि ले आना, खून की कमी बढ़ रही है। अर्जुन ने मुस्कुराकर हामी भरी,
लेकिन उसका मन भीतर से टूटा हुआ था। उसका धंधा खत्म होने के कगार पर था, क्योंकि लोग नए नए महंगे चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने लगे थे। मिट्टी के बर्तन को लोग गरीबों का सामान समझने लगे थे। बाजार पहुंचकर अर्जुन ने अपना चाक सेट किया। एक आदमी की घड़ा टूट गया और वो अर्जुन के पास पहुंचा। भैया दे दो, मैं 2 मिनट में जोड़ देता हूँ। अरे नहीं, सामने से नया ले लूंगा। पर काम तो 2 मिनट का। भाई, कौन टूटा घड़ा लेकर घूमे, ये सब अब पुरानी बात हो गई। अर्जुन निराश होकर बैठ गया। सारा दिन बस एक बूढ़ी दादी आईं, वो भी आधा पैसा देकर चली गईं। शाम तक अर्जुन की जेब में बस कुछ सिक्के थे। घर लौटकर देखा, माँ भूखी थीं। रोटी पड़ोसी नरेश से मांगनी पड़ी। नरेश ताना मारते हुए बोला, लो अर्जुन, भूखे कलाकार, अब तो भीख भी मिट्टी के बर्तनों में लेनी पड़ेगी तुम्हें। अर्जुन चुप रहा। माँ की आंखें भर आईं। कदम कदम पर अपशकुन और बदनसीबी। अगली सुबह अर्जुन की बहन रीना और सुरेश गांव आए, लेकिन जैसे ही सुरेश ने दहलीज पार की, अर्जुन के चाक की लोहे की कील उनके पैर में चुभ गई। रीना चिल्लाई, हाय दैया, ये घर अशुभ है, इस लड़के के हाथ पैर ही मनहूस हैं। सुरेश भी गुस्से से बोला, अपने कबाड़ को समेटो, तुम्हारी वजह से खून निकल आया। माँ भी टूट गई। हाँ, तू ही मनहूस है, तेरे बर्तन जैसे टूटते हैं वैसे ही हमारी किस्मत भी। ये सुनकर अर्जुन का दिल चकनाचूर हो गया। वो आधी रात को घर से निकल गया। गुफा में एक चमकदार मिट्टी की मूर्ति पड़ी थी। अर्जुन रोता हुआ बोला, हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? सब टूट रहा है, मेरी जिंदगी, मेरा सम्मान, मेरे रिश्ते। अचानक मुक्ते जैसे प्रकाश उठा। मूर्ति में जान आ गई। वो असल में धरती देवी की दासी, एक श्रापित यक्षिणी थी। डरो मत मनुष्य, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन? मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप देकर पत्थर बना दिया था। तुमने अपने आंसुओं से मेरा जादू तोड़ा है। यक्षिणी ने कहा, तुम्हारे हाथों में मिट्टी को जीवन देने की शक्ति है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। उसने अपना दंड उठाया और बोली, आज से जिस भी मिट्टी के बर्तन को तुम हाथ लगाओगे, वो ना सिर्फ जुड़ जाएगा, बल्कि पहले से 10 गुना सुंदर हो जाएगा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। लेकिन देवी, ग्राहक ही कहाँ है? चिंता मत करो, एक ऐसा ग्राहक आएगा जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। महल में समस्या, राजकुमारी का टूटका कलश। उधर सूर्यनगर महल में हाहाकार मचा था। राजकुमारी वसुधरा को उसकी स्वर्गवासी माँ की अंतिम निशानी, एक मिट्टी का अद्भुत चित्रांकित कलश, अचानक टूट गया था। राजकुमारी रो रही थी, ये मेरी माँ की याद है, इसे कौन ठीक करेगा? राजा ने आदेश दिया, जो इस कलश को ठीक करेगा उसे हम जीवन भर का सम्मान और एक बड़ा उपहार देंगे। राज्य में घोषणा फैल गई। अर्जुन का पहला चमत्कार और बुलावा। अगले दिन बाजार में एक मुसाफिर आया। भाई, घड़ा टूट गया है, जोड़ दोगे? अर्जुन ने हाथ लगाया, घड़ा चमक उठा और नया जैसा बन गया। मुसाफिर हक्का बक्का, ये तो चमत्कार है, चलो मैं राजमहल जा रहा हूँ, वहां भी कलश टूटा है, तुम भी चलो, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। अर्जुन को देवी के शब्द याद आए, एक ग्राहक आएगा। महल का दृश्य, अपमान, फिर बुलावा। महल के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। अर्जुन अंदर जाना चाहता था, लेकिन सैनिक बोले, चल हट, गरीब कुम्हार, यहाँ तेरे लिए जगह नहीं। मनहूस कहीं का। राजकुमारी ने शोर सुना और खिड़की से झांका। अर्जुन की सरल आंखें देखकर बोली, उसे अंदर आने दो। सैनिक सकपका गए। अर्जुन अंदर पहुंचा। चमत्कार, टूटा कलश सामने था। अर्जुन ने, बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में ज्ञानेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, न ही बड़ा घर, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी बुद्धि और नेक दिल। अपने बूढ़ी दादी की सेवा करते हुए वो गांव की हर समस्या में मदद करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन गांव के 2 चचेरे भाई शंभू और नंदू खेत की मेड़ को लेकर झगड़ रहे थे। शंभू चिल्लाता, ये पूरी जमीन मेरी है, नंदू ने चोरी से मेड़ बढ़ा ली है। नंदू गुस्से में, तू झूठा है, ये जमीन दादा ने बराबर बांटी थी। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। तभी वहां ज्ञानेश आ जाता है। वो दोनों को शांत कर कहता है, झगड़ा करने से खेत नहीं बढ़ेगा, चलो दादाजी के पुराने कागजात दिखाओ। कागज देखकर पता चलता है कि असली हक दोनों का बराबर है। ज्ञानेश बोलता है, तुम दोनों भाई हो, जमीन तो सिर्फ बहाना है, अगर प्यार बढ़ जाए तो घर बर्बाद हो जाता है।
दोनों भाई भावुक होकर गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी धर्मपाल सेठ रोता हुआ ज्ञानेश के पास आता है। बेटा, मेरा कारोबार डूब गया है। मेरे गोदाम से अनाज गायब हो रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। ज्ञानेश मुस्कुराते हुए बोलता है, सेठ जी, कल आप चुपके से सुबह 4 बजे गोदाम जाइए, सच खुद सामने आ जाएगा। अगली सुबह सेठ गोदाम पहुंचता है और देखता है कि उसके विश्वासी नौकर ही चोरी कर रही हैं। सेठ गुस्से में नौकरों को बाहर निकाल देता है और कहता है, ज्ञानेश, अगर तुम नहीं होते तो मैं बर्बाद हो गया होता। सेठ उसकी बुद्धि से इतना प्रभावित होता है कि बोलता है, तुम गांव के लोगों की समस्याएं हल करते हो, क्यों ना तुम्हारा एक ज्ञान की दुकान खोल दूं। ज्ञानेश बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में एक सुंदर दुकान तैयार हो जाती है जिसमें बोर्ड लगा होता है, ज्ञान की दुकान, हर समस्या का उपाय। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो जाती है। गरीबों से वो पैसे नहीं लेता और अमीर खुद देना चाहते हैं। उसकी नेकी और बुद्धि से उसका जीवन सुधर। क्रिसमस का चमत्कार। एक गरीब किसान की कहानी। ठंडी दिसंबर की रात थी। पूरा गांव रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। चर्च की घंटियां बज रही थी और हर तरफ मैरी क्रिसमस की आवाज गूंज रही थी। लेकिन गांव के बाहर खेतों के पास बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में किसान हरीराम चुपचाप बैठा था। हरीराम बहुत गरीब था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जो इस साल सूखे की वजह से कुछ खास फसल नहीं दे पाई थी। घर में पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। बच्चे बाहर गांव में लगे क्रिसमस मेले की रोशनी देख रहे थे। बाबा, आज क्रिसमस है, क्या आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा? बेटे की मासूम आवाज सुनकर हरीराम का दिल भर आया। उसने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, आज हमारे पास बस सूखी रोटी है। भगवान ने चाहा तो अगले साल सब ठीक होगा। ईमानदारी की परीक्षा। अगली सुबह हरीराम खेत की ओर गया। रास्ते में उसे कपड़े में बंधी एक थैली पड़ी मिली। उसने खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। हरीराम की आंखें भर आईं। इन पैसों से तो बच्चों के लिए कपड़े, खाना सब आ सकता है। पर अगले ही पल उसने थैली बंद कर दी। नहीं, ये मेरे नहीं है, किसी जरूरतमंद के होंगे। वो थैली लेकर चर्च पहुंचा। वहां पता चला कि ये पैसे एक बूढ़े आदमी के थे जो अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लाया था। बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, बेटा, अगर ये पैसे नहीं मिलते तो मेरी पत्नी बचती नहीं। हरीराम ने चुपचाप पैसे उसके हाथ में रख दिए। क्रिसमस का असली तोहफा। शाम को चर्च में क्रिसमस प्रार्थना थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। पादरी ने सबके सामने कहा, आज हमारे बीच एक ऐसा इंसान है जिसने ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल पेश की है। पादरी ने हरीराम को आगे बुलाया और उसकी कहानी सबको बताई। पूरा चर्च तालियों से गूंज उठा। गांव वालों ने मिलकर हरीराम के लिए अनाज, कपड़े और थोड़े पैसे इकट्ठा किए। सरपंच ने कहा, हरीराम, ऐसे लोगों की वजह से ही गांव जिंदा है। नई उम्मीद की शुरुआत। उस रात हरीराम के घर में पहली बार खुशी थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, चूल्हे पर गरम खाना था। हरीराम ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आज समझ आया कि क्रिसमस सिर्फ तोहफों का नहीं बल्कि अच्छे दिल का त्योहार। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साल की आखिरी सुबह थी। गांव के एक सादे से घर में शांति देवी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रसोई में उनकी बहू पायल मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। पायल बोली, माँ जी, ठंड बहुत है, आप बैठ जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। शांति देवी बोली, नया साल आने वाला है बहू, काम भी साथ करेंगे और खुशियां भी। पायल की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वो शहर से गांव आई थी। यहाँ का रहन सहन, बिजली पानी की परेशानी सब उसके लिए नया था। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस के घर में सरला देवी अपनी बहू रिया को आवाज दे रही थी, नया साल है, मेहमान आएंगे, आज सारा काम तुम्हें ही करना होगा। रिया बिना कुछ कहे काम में जुट गई, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। शाम होते होते गांव में हल्की हल्की रोशनी सज गई। हर घर में 2026 के स्वागत की तैयारी थी। पायल अपनी सास के साथ मिलकर खीर और गुड़ के लड्डू बना रही थी। दोनों हंसते हंसते बातें कर रही थी। ये सब रिया छत से देख रही थी। वो मन ही मन बोली, काश मेरी सास भी ऐसी होती। रात 12 बजे गांव के मंदिर की घंटी बजी। साल 2026 आ चुका था। अचानक रिया की तबीयत बिगड़ गई।
चक्कर खाकर वो बैठ गई। सरला देवी घबरा गई। पड़ोसियों को बुलाया गया। शांति देवी और पायल तुरंत पहुंची। पायल ने रिया को पानी पिलाया और शांति देवी ने कहा, बहू को। ये कहानी है सूर्यनगर राज्य की, जहाँ के राजा रुद्रदेव न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उसी राज्य के कोने में बसे एक गांव में रहता था अर्जुन, एक कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। अर्जुन के परिवार में बस उसकी बीमार माँ गोमती थी। शुरुआत, संघर्ष और ताने। माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। बेटा, आज पोथी औषधि ले आना, खून की कमी बढ़ रही है। अर्जुन ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसका मन भीतर से टूटा हुआ था। उसका धंधा खत्म होने के कगार पर था, क्योंकि लोग नए नए महंगे चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने लगे थे। मिट्टी के बर्तन को लोग गरीबों का सामान समझने लगे थे। बाजार पहुंचकर अर्जुन ने अपना चाक सेट किया। एक आदमी की घड़ा टूट गया और वो अर्जुन के पास पहुंचा। भैया, दे दो, मैं 2 मिनट में जोड़ देता हूँ। अरे नहीं, सामने से नया ले लूंगा। पर काम तो 2 मिनट का। भाई, कौन टूटा घड़ा लेकर घूमे, ये सब अब पुरानी बात हो गई। अर्जुन निराश होकर बैठ गया। सारा दिन बस एक बूढ़ी दादी आईं, वो भी आधा पैसा देकर चली गईं। शाम तक अर्जुन की जेब में बस कुछ सिक्के थे। घर लौटकर देखा, माँ भूखी थीं। रोटी पड़ोसी नरेश से मांगनी पड़ी। नरेश ताना मारते हुए बोला, लो अर्जुन, भूखे कलाकार, अब तो भीख भी मिट्टी के बर्तनों में लेनी पड़ेगी तुम्हें। अर्जुन चुप रहा। माँ की आंखें भर आईं। कदम कदम पर अपशकुन और बदनसीबी। अगली सुबह अर्जुन की बहन रीना और सुरेश गांव आए, लेकिन जैसे ही सुरेश ने दहलीज पार की, अर्जुन के चाक की लोहे की कील उनके पैर में चुभ गई। रीना चिल्लाई, हाय दैया, ये घर अशुभ है, इस लड़के के हाथ पैर ही मनहूस हैं। सुरेश भी गुस्से से बोला, अपने कबाड़ को समेटो, तुम्हारी वजह से खून निकल आया। माँ भी टूट गई। हाँ, तू ही मनहूस है, तेरे बर्तन जैसे टूटते हैं वैसे ही हमारी किस्मत भी। ये सुनकर अर्जुन का दिल चकनाचूर हो गया। वो आधी रात को घर से निकल गया। गुफा में एक चमकदार मिट्टी की मूर्ति पड़ी थी। अर्जुन रोता हुआ बोला, हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? सब टूट रहा है, मेरी जिंदगी, मेरा सम्मान, मेरे रिश्ते। अचानक मुक्ते जैसे प्रकाश उठा। मूर्ति में जान आ गई। वो असल में धरती देवी की दासी, एक श्रापित यक्षिणी थी। डरो मत मनुष्य, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन? मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप देकर पत्थर बना दिया था। तुमने अपने आंसुओं से मेरा जादू तोड़ा है। यक्षिणी ने कहा, तुम्हारे हाथों में मिट्टी को जीवन देने की शक्ति है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। उसने अपना दंड उठाया और बोली, आज से जिस भी मिट्टी के बर्तन को तुम हाथ लगाओगे, वो ना सिर्फ जुड़ जाएगा, बल्कि पहले से 10 गुना सुंदर हो जाएगा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। लेकिन देवी, ग्राहक ही कहाँ है? चिंता मत करो, एक ऐसा ग्राहक आएगा जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। महल में समस्या, राजकुमारी का टूटका कलश। उधर सूर्यनगर महल में हाहाकार मचा था। राजकुमारी वसुधरा को उसकी स्वर्गवासी माँ की अंतिम निशानी, एक मिट्टी का अद्भुत चित्रांकित कलश, अचानक टूट गया था। राजकुमारी रो रही थी। ये मेरी माँ की याद है, इसे कौन ठीक करेगा? राजा ने आदेश दिया, जो इस कलश को ठीक करेगा उसे हम जीवन भर का सम्मान और एक बड़ा उपहार देंगे। राज्य में घोषणा फैल गई। अर्जुन का पहला चमत्कार और बुलावा। अगले दिन बाजार में एक मुसाफिर आया। भाई, घड़ा टूट गया है, जोड़ दोगे? अर्जुन ने हाथ लगाया, घड़ा चमक उठा और नया जैसा बन गया। मुसाफिर हक्का बक्का, ये तो चमत्कार है। चलो, मैं राजमहल जा रहा हूँ, वहां भी कलश टूटा है, तुम भी चलो, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। अर्जुन को देवी के शब्द याद आए, एक ग्राहक आएगा। महल का दृश्य, अपमान, फिर बुलावा। महल के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। अर्जुन अंदर जाना चाहता था, लेकिन सैनिक बोले, चल हट, गरीब कुम्हार, यहाँ तेरे लिए जगह नहीं। मनहूस कहीं का। राजकुमारी ने शोर सुना और खिड़की से झांका। अर्जुन की सरल आंखें देखकर बोली, उसे अंदर आने दो। सैनिक सकपका गए। अर्जुन अंदर पहुंचा। चमत्कार, टूटा कलश सामने था। अर्जुन ने, बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में ज्ञानेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, ना ही बड़ा घर, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी बुद्धि और नेक दिल। अपने बूढ़ी दादी की सेवा करते हुए वो गांव की हर समस्या में मदद करने की कोशिश करता रहता था।
एक दिन गांव के दो चचेरे भाई शंभू और नंदू खेत की मेड़ को लेकर झगड़ रहे थे। शंभू चिल्लाता, ये पूरी जमीन मेरी है, नंदू ने चोरी से मेड़ बढ़ा ली है। नंदू गुस्से में, तू झूठा है, ये जमीन दादा ने बराबर बांटी थी। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। तभी वहां ज्ञानेश आ जाता है। वो दोनों को शांत कर कहता है, झगड़ा करने से खेत नहीं बढ़ेगा, चलो दादाजी के पुराने कागजात दिखाओ। कागज देखकर पता चलता है कि असली हक दोनों का बराबर है। ज्ञानेश बोलता है, तुम दोनों भाई हो, जमीन तो सिर्फ बहाना है, अगर प्यार बढ़ जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। दोनों भाई भावुक होकर गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी धर्मपाल सेठ रोता हुआ ज्ञानेश के पास आता है। बेटा, मेरा कारोबार डूब गया है, मेरे गोदाम से अनाज गायब हो रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। ज्ञानेश मुस्कुराते हुए बोलता है, सेठ जी, कल आप चुपके से सुबह 4 बजे गोदाम जाइए, सच खुद सामने आ जाएगा। अगली सुबह सेठ गोदाम पहुंचता है और देखता है कि उसके विश्वासी नौकर ही चोरी कर रही हैं। सेठ गुस्से में नौकरों को बाहर निकाल देता है और कहता है, ज्ञानेश, अगर तुम नहीं होते तो मैं बर्बाद हो गया होता। सेठ उसकी बुद्धि से इतना प्रभावित होता है कि बोलता है, तुम गांव के लोगों की समस्याएं हल करते हो, क्यों ना तुम्हारा एक ज्ञान की दुकान खोल दूं। ज्ञानेश बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में एक सुंदर दुकान तैयार हो जाती है, जिसमें बोर्ड लगा होता है, ज्ञान की दुकान, हर समस्या का उपाय। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो जाती है। गरीबों से वो पैसे नहीं लेता और अमीर खुद देना चाहते हैं। उसकी नेकी और बुद्धि से उसका जीवन सुधर